नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दलापति जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बहुत दिनों बाद चर्चा में वापस लौटे हैं। यूं तो वो कई बेहतरीन और शानदार काम कर रहे हैं। कुछ ही पलों में उनके बारे में बताऊंगी कि अपने कार्यकाल के शुरुआती कुछ हफ्तों में उन्होंने क्या कुछ किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, स्कूल में हर तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, अब कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिशियन जाके अपना स्कूल में, किसी भी सरकारी स्कूल में जाके अपना जन्मदिन नहीं मना पाएगा, अपनी विचारधारा को प्रोपिगेट नहीं कर पाएगा, चुनावी कैंपेन नहीं करेगा। और आप सोचिए कि कैसा वो स्कूल होगा जहां पर राजनीति की नो एंट्री बैन कर दी गई, राजनीति की नो एंट्री। ये एक रेडिकल कदम उठाया है विजय ने। विजय जो जाने जाते हैं कि अब नई लीडरशिप, नई तरह का विचार, नई सोच और नई रोशनी के साथ तमिलनाडु को बदल देंगे। और फिर मेरा वही एक उत्तर भारतीय, नॉर्थ इंडियन मन सोच रहा था कि देखिए उत्तर भारत में आजकल क्या हो रहा है। एक ही देश में, एक ही देश की सरहदों के भीतर, एक ही संविधान पढ़ते हुए, एक ही संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनते हुए आप जरा सा देखने की कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में क्या हो रहा है इस समय। आप देखिए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के स्कूलों में क्या हो रहा है आजकल, और इधर देखिए तमिलनाडु के स्कूलों में क्या हो रहा है। सीधे तौर पर किस तरह से पूरे तरीके से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप देखें तो मन की बात करके, और सबसे ज्यादा तो वो छात्रों के ही मन की बात करना चाहते हैं, यानी करते अपने मन की बात है, लेकिन किस तरह से जो युवा मन है उसको टटोलने और उसके ऊपर छा जाने और उसके ऊपर एक अपना प्रभाव छोड़ने के लिए किस तरह से लगातार वो बातचीत करते हैं। और अभी भी आप देखें तो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका पहला निशाना, पहला शिकार होते हैं स्कूली बच्चे कि छोटेपन से ही उनका मन, मस्तिष्क, विचार, विचारधारा सब कुछ बदल दिया जाए और कैसे मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, कमजोर तबकों के खिलाफ किस तरह से उनके मन में एक भेद पैदा किया जाए। उसी की पॉलिटिक्स की काट कर रहे हैं तमिलनाडु में जो जोसेफ विजय हैं। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि कुछ ही पलों में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या और कदम वो उठा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्कूल वाला जो ये पूरा सर्कुलर है इसको सुनिए। सीधे तौर पर उन्होंने पॉलिटिक्स की नो एंट्री कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि स्कूलों में राजनीति पर पूरी तरीके से पाबंदी है। दूसरी बड़ी बात, किसी भी राजनीतिक दल के नेता या कोई भी कार्यक्रम को स्कूल में होने नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, स्कूल परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम करने पर हर तरह की रोक लगा दी गई है। किसी भी नेता का जन्मदिन स्कूल में नहीं मनाया जाएगा। नंबर 5, कक्षा में किसी नेता या व्यक्ति की तारीफ करने वाले कार्यक्रम भी नहीं होंगे। मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से दिल्ली के टॉप जो 5 कॉलेजेस हैं उसमें हर तरह के, न सिर्फ के सांसद, न सिर्फ के दिल्ली के मुख्यमंत्री, बल्कि केंद्र में जो बड़े बड़े मंत्री हैं, अमित शाह से लेकर और तमाम तरह के दूसरे, नितिन गडकरी तक, अलग अलग स्कूलों में जाकर भाषण देते हैं। और ऐसा लगता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त का कार्यक्रम तो सिर्फ नेताओं के लिए ही है। मैंने खुद कई जगहों पर इस तरह की स्पीचेस सुनी है और देखी हैं। स्कूलों ने और स्कूलों की जो एलुमनाई एसोसिएशन है उन्होंने इस पर विरोध भी दर्ज किया था। एक बड़े स्कूल में दिल्ली के, उसके बावजूद भी अमित शाह साहब की वहां बड़ी लंबी तकरीर हुई थी। उसके बरक्स आप इस सर्कुलर को रख कर देखिए। इसके बाद आप आते हैं सिर्फ सरकारी कार्यक्रम के लिए आने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी बात है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी उनको, जिनको जनता खुद चुनकर भेजती है, उन लोगों को आने की अनुमति होगी। यानी नो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं जो एक मेरा सेंसर है वो भी काम कर रहा था कि क्या एक राजनीति रहित समाज बनाने की कोशिश हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने की जरूरत है कि सही पॉलिटिक्स होनी चाहिए। यानी गलत राजनीति का जवाब सही राजनीति है, नो पॉलिटिक्स नहीं। द आंसर टू बैड पॉलिटिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, नॉट नो पॉलिटिक्स। हम ये नहीं चाहते कि गैर राजनीतिक हो जाए हमारा समाज। हम ये चाहते हैं कि बुरी राजनीति हो रही है, उसके बदले में अच्छे नेता, अच्छी राजनीति को इंट्रोड्यूस होना चाहिए। मुझे लगता है ये उसी को छानने की एक प्रक्रिया के तौर पर इसको मैं देख रही हूँ। सरकार का कहना है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। स्कूलों में कार्यक्रम कराने के लिए नई गाइडलाइंस भी जल्द ही जारी की जाएंगी। और इसके अलावा यूडीआईएससी की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु स्कूल शिक्षा में देश के सबसे बेहतर राज्यों में शामिल है। और यहीं पर मैं आपसे बात करना चाहती थी कि यही वजह है, यानी जोसेफ और विजय से पहले भी जिस तरह से तमिलनाडु रहा है, उसका जो पॉलिटिकल कल्चर रहा है, स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाई होती रही है, जिस तरह से वहाँ जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, जो सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय, बराबरी, संविधानवाद, लोकतंत्रवाद, उदारवाद, इस सब को लेकर भी जिस तरह की लगातार बहस रही है, मुझे लगता है कि विजय उसी कड़ी में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और राज्य में जो प्राथमिक स्तर है, यानी एलिमेंट्री लेवल है, उस पर ड्रॉप आउट दर, कम से कम ये रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट है, ये बता रही है कि 0 है, 0 बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं करता। और पढ़ाई के कई पैमानों पर तमिलनाडु राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यही बात मैं आपको बताने जा रही थी। अगला जो आंकड़ा आपको बता रही हूँ, अभी आप देखिए कि तमिलनाडु में स्कूलों की तादाद कितनी है। तमिलनाडु में इस वक्त है 57,566 स्कूल, 57,566 सरकारी आंकड़ा है, जिसमें 1,24,00,000 बच्चे पढ़ते हैं और 5.69 लाख टीचर्स हैं, यानी करीब करीब 7 लाख टीचर्स हैं। जो नेशनल एवरेज देखिए कि कितने बच्चे पर कितने टीचर हैं, उसके हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर 24 बच्चों पर एक टीचर, तमिलनाडु में 22 बच्चों पर एक टीचर। ये भी हालांकि मुझे झूठा लगता है, ये हमारा जो पूरा राष्ट्रीय आंकड़ा है। किसी भी स्कूल में जाके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बहुत पास है दिल्ली से, दिल्ली के स्कूलों में भी चले जाइए, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि सिर्फ 24 बच्चों को पढ़ा रहा है एक टीचर। दूसरी बात, पढ़ाई का स्तर देखिए आप, गुजरात में आधी आबादी फेल हो रही है, वहां पर पूरा का पूरा गुजराती मीडियम बना रखा है, बच्चे हर सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। ये हालत है वहाँ एजुकेशन की, जिसको हम गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है कि देश में गुजरात मॉडल नहीं, तमिलनाडु मॉडल लागू होना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश
गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा। पर बैन लगा दिया गया है, यानी खराब राजनीति पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फिर भी वहां जा सकेंगे। अगली बात देखिए आप, मैंने आपको बताया 2422 का एवरेज और इसके अलावा हर स्कूल में तमिलनाडु में 215 स्टूडेंट्स और 10 टीचर, जो नेशनल एवरेज है 119। जनता पार्टी सरकार को कोई परवाह नहीं है कि एक व्यक्ति 16 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है, मगर उसके मुद्दों को संबोधित करना तो दूर, उससे संपर्क भी नहीं साधा जा रहा है। मगर यह वो देश है जिसने जीडी अग्रवाल, जो कि गंगा के लिए आंदोलन कर रहे थे, 100 दिन से ज्यादा उन्होंने अनशन किया और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे भी संवाद करना सही नहीं समझा। वो जीडी अग्रवाल जो कि एक साइंटिस्ट हैं, वो जीडी अग्रवाल जो कि गंगा के लिए आंदोलन कर रहे थे, और आज 16वें दिन प्रवेश कर गया है सोनम वांगचुक का आमरण अनशन। आज वो इतने कमजोर हो गए हैं कि वो अपनी बात तक नहीं कह पा रहे हैं, और आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह संदेश, यह तस्वीर जारी की है। 6 साल की इनाया ने कहा है कि आपकी कुर्बानी के लिए, आपके सैक्रिफाइस के लिए बहुत 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 शुक्रिया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमित शाह के अंतर्गत जो दिल्ली पुलिस आती है ना, उसका जालिम चेहरा बार बार दिखाई दे रहा है। इससे पहले बात करते हैं, क्या इस हिंदू राष्ट्र में कोई जवाबदेही है? हमारे सबसे बड़े आध्यात्म के प्रतीक राम मंदिर में चंदा चोरी है, क्या उसको लेकर कोई जवाबदेही है? आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब पेपर लीक होते हैं और हमारे बच्चे, हिंदू बच्चे आत्महत्या करते हैं, तो क्या सत्ताधारियों की जवाबदेही है? जिस हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं रामदेव, इस हिंदू राष्ट्र में एक हिंदूवादी नेता सामने आता है और कहता है भाई चंदा चोरी हिंदू ने किया और पैसा भी हिंदू की जेब में हुआ, किसी को क्या तकलीफ हो रही है? आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कल को किसी हिंदू बेटी के साथ अपराध हुआ और अपराध करने वाला हिंदू हुआ, तो आप कहेंगे क्या हो गया, अपराध भी तो हिंदू ने किया है और हो भी यही रहा है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी हिंदू लड़की के साथ बलात्कार, हत्या करता है, तब ये रामदेव, तब ये हिंदूवादी दल के नेता सामने नहीं आते। जब बड़े बड़े धर्मगुरु राम रहीम हो, आसाराम हो, जब ये हिंदू बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं, तब ये खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। मैं चाहूंगा आप सुनिए रामदेव के तेवर और इंतजार कीजिएगा, शंकराचार्य सामने आए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि इनका पार्टी कार्यालय तीर्थस्थल हो गया और हमारे मंदिरों को इन्होंने कॉरिडोर बना दिया। उन्होंने कहा ये भाजपा वाले नकली हिंदू हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर पहले सुनिए रामदेव का यह भड़काऊ बयान, सुना जाए। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो, कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमान। सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस हिंदू राष्ट्र में जवाबदेही है? आपका जो दंत कांति मंजन था उसे आपने वेजिटेरियन बताया था, उसमें हरा निशान था और उसके अंदर मछली की हड्डियां थी। हकीकत है कि नहीं? उसको लेकर आपको कोई जवाबदेही है? अदालत में यह प्रमाणित हुआ और कई बार यह बात सामने उभर कर आई है कि पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी गुणवत्ता, उसकी शुद्धता पर सवाल है। क्या इसको लेकर इस हिंदू राष्ट्र में कोई जवाबदेही है? अदालत के अंदर आपको माफी मांगनी पड़ी थी जब आपने इस देश के डॉक्टर्स का मजाक बनाया था रामदेव। क्या इस हिंदू राष्ट्र में उस बात की जवाबदेही है? हकीकत यह है कि चाहे ये पिंकी चौधरी हो, चाहे ये रामदेव हो, ये हिंदू राष्ट्र की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसे लोगों की जवाबदेही खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। और सबसे ज्यादा अगर कोई अपमान कर रहा है हिंदुओं का तो ये रामदेव सरीखे लोग हैं, रामदेव सरीखे लोग हैं। मगर मैं चाहूंगा आप सुने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस हिंदुत्व की बात, जिस हिंदू होने की बात भाजपा करती है उसका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अपने पार्टी के मुख्यालयों को तीर्थस्थल बना दिया है और मंदिरों को कॉरिडोर बना दिया है। सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं का अपमान किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य। हमारा मंदिर कॉरिडोर हो गया और इनका कार्यालय तीर्थ हो गया।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नकली हिंदू हैं, ये छद्म हिंदू हैं, ये कालनेमी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं और इन्होंने रूप तो हिंदू धर्म का धारण किया है, लेकिन सब काम इनका हिंदू धर्म के विपरीत है। अब जनता कह रही है कि जिन्होंने राम की पेटी चुराई हम उनको भगाएंगे। ये जो मूर्ति आई है रामलला विराजमान मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति जो है भाजपा के लोगों ने अपनी पसंद से बनवाई है। हमसे लोगों ने पूछा था कि आप अभी तक दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए? हमने कहा मंदिर बन जाए तो जाएं। बोले अरे मन तो गया। हमने कहा वो तो कार्यालय बना हुआ है। मिल रहे पत्थरों को छोड़ करके 4 गुना ज़्यादा में पत्थर खरीद करके उसमें पैसे की हेरा फेरी की गई हो, चाहे चढ़ावे में किया गया हो, चाहे अयोध्या के लोगों को परेशान करके और दुकानदारों को परेशान करके वहाँ पर सब कदाचार किया गया हो। ये सब के पीछे एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब वो किसी न किसी मामले में कुछ न कुछ घटना ऐसी देश में करवाएंगे जिससे सबका ध्यान उधर चला जाए और फिर इस मामले को जहाँ का तहाँ रफा